हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं जीकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर, जो कि हमारा सीरीज़ चल रही है, जो कि इस समय आपकी ये 5वीं सीरीज़ है, जिसके अंतर्गत अब तक हम 4 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम जीकअप से रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हम करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो कि जीकअप का है वो 13 जून से होना संभावित है। तो और आपका एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे। तो आप लोग दोस्तों अपने इस समय, जब आपके पास एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड बचा हुआ है, तो आप अपने रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए दोस्तों। और साथ में जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी सॉल्व करके जाइए दोस्तों, और इससे आपको क्वेश्चन में, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा पहला टॉपिक फिजिक्स से है। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान है। यानी कि प्रश्न में हमसे दोस्तों आवेग पूछा जा रहा है। आवेग तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जिसको इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो होता है I=F×T। यानी कि जो फोर्स और टाइम का गुणनफल होता है, यानी कि जो किसी वस्तु पे जितना फोर्स, मतलब जिस किसी समय अंतराल में जो किसी वस्तु पे जो फोर्स लगता है, वो उस वस्तु का आवेग होता है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। दोस्तों आवेग का एक और फार्मूला होता है, जो होता है I=m×Δv। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ ना करके दोस्तों हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूलाज आप दोनों याद रखिएगा। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है 4 किलोग्राम की वस्तु में, यानी कि जो हमारा मास है वो कितना दिया हुआ है 4 kg। और जो आपका वेग में परिवर्तन, यानी कि वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डेल्टा वी दिया हुआ है वेग परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जहाँ पे वेग परिवर्तन होता है वहाँ पे डेल्टा आ जाता है, और डेल वी जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो वैल्यूज़ आपको प्राप्त हुई हैं उनको आप फार्मूले में पुट करेंगे दोस्तों। तो m की जगह 4 हो जाएगा, और डेल्टा वी की जगह 5 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या फिर ये हो जाएगा दोस्तों न्यूटन सेकेंड। देखिए दोस्तों, जो फार्मूलाज हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, साथ में जो उनकी यूनिट है ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे आवेग की आपके सामने 2 यूनिट है। एक यूनिट आपकी हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट होगी आपकी न्यूटन पर सेकेंड। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे, आवेग आपको 2-3 यूनिटें दे दे, यानी कि जैसा ऑप्शन में आपको दे सकता है, ये जूल है, ये केल्विन है, और यहाँ पे दे दे न्यूटन सेकेंड, और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो आपकी यूनिट है, जो मात्रक है, जो कि आवेग के सूत्र से रिलेटेड है, यानी कि आवेग का है। तो आपको जो आंसर होगा वो न्यूटन पर सेकेंड है। इस वजह से दोस्तों आप जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छे से तैयार करिए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 20 न्यूटन सेकेंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु है एक, जिस पे हम 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और वो वस्तु डिस्प्लेस्ड होके 8 मीटर की दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य की गणना करनी है। यानी कि हमें बताना है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और जो ये वस्तु है 8 मीटर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, उस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कार्य क्या होता है। मैं थोड़ा आपको कार्य के बारे में समझा देता हूँ। कार्य मतलब होता है जो किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों कोई वस्तु है, उस पर जो आप फोर्स लगाते हैं, और जो वस्तु जो
विस्थापित होती है उसके गुणनफल को हम वर्क बोलते हैं। यानी कि आपसे यहाँ से फार्मूला जो प्रोवाइड हुआ, जो हमें फार्मूला यूज़ करना है दोस्तों, वो क्या यूज़ करना है, W इक्वल टू एफ यानी कि फोर्स और एस यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, हमें फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन, यानी कि जो हमारा बल का मात्रक जो होता है दोस्तों वो न्यूटन होता है, और जो हमारा एफ दिया हुआ है वो कितना है दोस्तों 7 है, और जो हमारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी 8, यानी कि 8 मीटर दूरी तय की गई है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 56 जूल, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका 56 जूल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपको थोड़ा और मैं चीज़ें बता देता हूँ वर्क से रिलेटेड हुए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो वर्क का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, और जब हम इसमें इसके एंगल को भी काउंट करते हैं दोस्तों तो वो उसमें थीटा जोड़ते हैं, तो थीटा हम कौन सा लेते हैं, तो कॉस थीटा लेते हैं। तो कभी कभी प्रश्न क्या आता है दोस्तों, वस्तु पर किया गया कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं जी कभी एग्जाम में, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपका F तथा S की दिशा समान होगी, यानी कि आपके जो F है वो एक ही दिशा में होगा और S जो एक ही दिशा में होगा, तो ऐसे में जो इन दोनों में एंगल बनता है दोस्तों वो होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं और जो समांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं दोस्तों, इतना आपको जानकारी होगी ही। तो इस केस में जो आपका 0 डिग्री है, और मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ कॉस थीटा जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में जो आपका कार्य होगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो एफ एस आ जाएगा एफ इंटू एस, यानी कि जब फोर्स और जो विस्थापन की दिशा जब समान होगी तो जो आपकी दूरी तय करेगी वो क्या होगा, मतलब जो आपका वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि सीधा सा आपको याद रखना है दोस्तों, जब क्वेश्चन में आपको दे दे, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दूरी की दिशा यानी कि डायरेक्शन सेम है तो उस वस्तु पे कितना कार्य उस वस्तु पे किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो आप सीधा सा आंसर देंगे दोस्तों पॉजिटिव होगा। अब अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है जब एफ तथा एस परस्पर विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि फोर्स आपका इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड में हो रहा है, तो ये कौन सा दोस्तों, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा इस स्थिति में। तो आपको क्या करना है, सीधा सा आपको क्या करना है कि एफ एस कॉस थीटा आपको पता ही है दोस्तों। अब यहाँ पे आप 180 डिग्री लिखेंगे तो कॉस 180 यानी कि एफ इंटू एस, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, कॉस 90 प्लस 90, और कॉस में एंगल चेंज होते हैं दोस्तों, 90 फर्स्ट ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है लेकिन फर्स्ट में तो एंगल चेंज हो जाएगा दोस्तों, एफ इंटू एस साइन 90 हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही है कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो इस स्थिति में जो आपको फोर्स प्राप्त होगा वो निगेटिव प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपका फोर्स एक साइड में लग रहा हो तथा जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो अनदर डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इस स्थिति में जो आपको कार्य प्राप्त होगा दोस्तों वो निगेटिव प्राप्त होगा। आइए एक कॉन्सेप्ट और है आपका, उसको भी बताता हूँ मैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जब आपका फोर्स तथा जो आपका विस्थापित दूरी है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यानी कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, यानी कि फोर्स और जो विस्थापन है उनके बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, तब आपका जो कार्य होगा दोस्तों वो देखते हैं क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू दोस्तों हमें पता ही है 0 होती है। तो इस स्थिति में जो आपको वर्क प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा, जैसा कि 0 प्राप्त होगा ये आपको पता ही होगा दोस्तों। तो ये आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। इसी में देखा होगा दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जो बोलता है कुली द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 0 डिग्री का होता है, क्योंकि जो उसमें एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। उसका जो कार्य इसी वजह से जो कुली द्वारा कार्य किया गया होता है दोस्तों वो 0 डिग्री का होता है। तो आपके तीनों कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। होपफुली ये सेशन आपको दोस्तों पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वो 4 गुनी कर दी जाए, यानी कि पहले के थी उसके बाद उसको 4k कर दिया गया है, तो उसका संवेग बताना है। जो संवेग होता है दोस्तों P इक्वल टू एम भी होता है, यानी कि मास इंटू वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें हम दोस्तों आप इसके साथ काइनेटिक एनर्जी का देखिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया, साथ में आपको संवेग का भी फार्मूला बता दिया। यानी कि क्वेश्चन तो एक है पर उस क्वेश्चन के साथ हम कई चीज़ें सीख रहे हैं जिससे आपको काफ़ी सुविधा महसूस हो रही है और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप होपफुली ये फार्मूलाज आपने लिख लिया होंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है P इक्वल टू √2m इंटू के। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आपका जो k है यानी कि हम इसको p मान लेते हैं और इसको p डैश ले लेते हैं, तो √2m और k कितना है दोस्तों, k हमारा मैंने आपको बताया 4k है, तो यहाँ पे 4k रख देंगे दोस्तों। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पे जब 4 का वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो आपको p डैश इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा और 2m k, यानी कि आप देखेंगे जब इन दोनों इक्वेशन का आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे जो p डैश है वो कितना हो गया दोस्तों, 2 गुना हो गया पहले वाले का, यानी कि जो पहले वाले का संवेग है वो जो दूसरे वाले का 2 गुना हो गया। तो इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 2 गुना। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा क्या होगी। यानी कि इसमें हम किसी वस्तु की यानी कि जो मोटर है उसकी शक्ति के बारे में बताना है, यानी कि उसके वस्तु द्वारा कितना मास उठाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और दोस्तों आपको इसमें पता होगा इस स्थिति में जो वर्क है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचय हो जाती है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला U इक्वल टू mgh का यूज़ कर लेंगे और नीचे आपका T रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको क्या फाइंड करना दोस्तों, M को फाइंड करना है और ये आपका 1 किलोवाट है, इसको हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो अब सॉल्व करेंगे इसको तो P इक्वल टू 1000 एंड M G यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h आपका 10 मीटर है और आपका जो समय है वो प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 7 सेकंड होते तो 60 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 612.24 यानी कि 612.24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर। तो इस स्थिति में जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अर्घ किसका मात्रक है। तो आपको दोस्तों पता ही होगा अर्घ जो है वो कार्य का मात्रक होता है और जो जूल है वो भी कार्य का मात्रक होता है। ये सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों वो जूल होता है और जो जो सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो अर्घ होता है और जो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है दोस्तों वो जूल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य का हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बता दे रहा हूँ, जो जूल और अर्घ में संबंध होता है वो क्या होता है, आपका 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पानी का घनत्व तो अधिक होगा यदि उसका टेम्परेचर होगा। यानी कि हमें बताना है कि पानी की डेंसिटी सबसे अधिक कम होती है। आपको पता ही होगा दोस्तों ये आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है 0 डिग्री और यहाँ पे 4 डिग्री और 100 डिग्री। यानी कि जो 4 डिग्री होता है उस पर आप हमको मैक्सिमम वो मिलता है तो प्लॉट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस है।
यानी कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। साथ में एक फैक्ट आपको और बता दे रहा हूँ, जो पानी का आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे कम होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं पहले डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद 4 डिग्री से 100 डिग्री तक डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। यानी कि पहले डेंसिटी बढ़ती है 4 डिग्री तक, उसके बाद घट जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो अनुप्रस्थ तरंग, जो हमारा प्रश्न है वो लिखा हुआ अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो कब उत्पन्न, मतलब कहाँ कहाँ पे उत्पन्न की जा सकती हैं? सॉलिड्स में या गैस दोनों में, या फिर सॉलिड और लिक्विड दोनों में, गैस व द्रव दोनों में, या सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको अनुप्रस्थ तरंगें के बारे में जानना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों। जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा 30 सेंटीमीटर है और उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी आपको आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है दोस्तों। आपको एक फार्मूला पता होगा बेसिक सा, जो होता है दोस्तों V = C/λ। इसमें आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा कि 3 × 10⁸ जो कि C दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे आपको 30 × 10⁻² आपको तरंग दैर्घ्य दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 10⁹ हर्ट्ज, जो आपकी आवृत्ति है वो 10⁹ हर्ट्ज आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे ना तो हमारा 5000 मेगाहर्ट्ज है, ना ही 500 मेगाहर्ट्ज आ जाए, यानी कि ना 50 मेगाहर्ट्ज आया। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक 2016 में आपके आ भी चुका है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यानी कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो हर बार जो आपको ऑप्शन दिया ही हो, जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसका आपको राइट आंसर मिले। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको डी ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि जो हम आंसर लाए हैं वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों केमिस्ट्री से रिलेटेड है। शुरू के 18 मिनट में हमने दोस्तों फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया। होपफुली जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। एक धन विद्युतीय यानी कि धन विद्युतीय तत्व है, एलिमेंट है, जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो उसकी संयोजकता बताओ। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपका फॉर्मूला होता है संयोजकता ज्ञात करने के लिए, उसमें हम 8 - n का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर पहले तो क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका जो परमाणु है उसकी बाहरी कोश में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो वही परमाणु की वैलेंसी होती है। लेकिन 4 से जब अधिक हो जाता है बाहरी आउटर सेल में परमाणु एटम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आउटर सेल में अधिक हो जाती है तो हम 8 - n के फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए हम 8 - n का फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे संयोजकता नहीं होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा। क्योंकि दोस्तों जो संयोजकता होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। 8 - n का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण के लिए n-8 का फॉर्मूला होता है। और सेम रूल लागू होते हैं यहाँ भी। जब आपके आउटर सेल में यानी कि जो वैलेंसी होती है उसमें जब 4 या 4 से अधिक आपके जो परमाणु हैं वो हो जाए तो आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए आप n-8 का फार्मूला यूज़ करेंगे और संयोजकता ज्ञात करने के लिए आप 8 - n का फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन में रखेंगे 5 - 8, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों -3, यानी कि जो आपकी आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा -3। अब ये दोनों फार्मूले जो मैंने आपको बताए उसको याद रखिएगा। जो आपका वैलेंसी के लिए फार्मूला होता है दोस्तों वो 8 - n होता है,
और साथ में जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है दोस्तों वो n-8 का होता है। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा और अपने मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2006 में पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में हैं, यानी कि आपसे सीधा सा क्वेश्चन कर रहा जो नाइट्रोजन अणु होते हैं उसमें कितने बॉन्ड बनते हैं। आपको बॉन्ड तो पता ही होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें लगा होगा उसे एल्काइन कहते हैं। इतना आपको बेसिक जानकारी होगी दोस्तों। तो अब हमें सीधा सा बताना है जो नाइट्रोजन है उसके अणु में क्या होता है, यानी कि जो आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये एल्काइन होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl में परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है, यानी कि परमाणुओं के मध्य आपको बॉन्ड बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले आप इसको जब करेंगे तो इसमें जो होता है जो पोटेशियम होता है दोस्तों उस पर धनायन होता है और जो क्लोरीन होता है उस पर ऋणायन होता है। और जब एक धनायन और एक ऋणायन आपस में बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों तो वो आपका वैद्युत संयोजक बॉन्ड होता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जिसमें कि लिखा हुआ वैद्युत संयोजक, यानी कि जो वैद्युत संयोजक है जो पोटेशियम क्लोराइड में जो आपका बॉन्ड बनेगा दोस्तों वो वैद्युत संयोजक बनेगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक तत्व का परमाणु भार यानी कि जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो 24 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो आपको बताना है कि उसकी संयोजकता क्या होगी। इसके लिए आपको दोस्तों फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आप इसमें दोस्तों फार्मूला यूज़ करेंगे परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है दोस्तों जिसमें से आप डायरेक्ट संयोजकता की ओर निकाल सकें, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया यदि आपको ये पता हो परमाणु क्रमांक पता है तो आप आसानी से संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों परमाणु भार 24 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि जो हमें जो एटॉमिक नंबर है वो पता चल गया 12 है। जो आपको सीधा सीधा पता है दोस्तों जो एटॉमिक नंबर 12 वाला तत्व है वो मैग्नीशियम होता है दोस्तों। तो आप अगर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 8 2। और ऊपर मैंने दोस्तों आप सभी को बता रखा है जब परमाणु के आउटर सेल में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हों और आपसे संयोजकता ज्ञात करनी हो तो आप 8 - n का फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब परमाणु के आउटर सेल में 4 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आप वही जो उसकी मतलब परमाणु संख्या होती है, जो बाहरी सेल में जितने उसके एटम होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जो आपकी इस परमाणु की संयोजकता होगी वो 2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्षारीय विलयन का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। आपको दोस्तों सीधा सा पीएच स्केल के बारे में पता होगा दोस्तों, जिसमें कि क्या होता है 1 से लेके 14 तक के जो अंक होते हैं वो उसमें अंकित होते हैं, और जो आपका 7 होता है वो आपका मिडिल का होता है, यानी कि जो तत्व 7 पे होता है वो उदासीन इसको बोलते हैं, और 1 से लेके 6 तक अम्लीय प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ से लेके 7 से लेके 14 तक क्षारीय। जो आपका जल होता है दोस्तों वो उदासीन होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्योर जल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप मेरे बताए गए टॉपिक के आंसर देख सकते हैं कि जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। और आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे दोस्तों कि अम्लीय विलयन का मान क्या होगा, उसके लिए आप कहेंगे 7 से कम होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा दोस्तों, तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस एक क्वेश्चन से मैंने आपके 3 क्वेश्चन करा दिए, इसके लिए जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षारीय विलयन के लिए उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में निम्न में से कौन सा रंग देता है।
यानी कि जो आपको सीधा सीधा पता होगा दोस्तों, जो लिटमस पेपर होते हैं वो अम्लीय विलयन को लाल कर देते हैं। इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड हो जाएगा दोस्तों, कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो अम्ल में लाल हो जाते हैं तथा क्षारीय विलयन में वो नीले हो जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में भी आपके दो आंसर बन गए, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय विलयन को लाल कर देता है और जो क्षारीय विलयन है उनको नीला कर देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक यौगिक का अणुभार 98 है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व। इस क्वेश्चन को आप करने के लिए दोस्तों आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए, और मैं इस वीडियो सीरीज में आपसे लगातार बताना जा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलों को याद करिए। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूला पे ही बेस्ड होते हैं। तो अणुभार बराबर फार्मूला जो आपका सूत्र होता है दोस्तों वो होता है डो इंटू वाष्प घनत्व। जैसा कि प्रश्न में आपको अणुभार दिया हुआ है और आपको वाष्प घनत्व ज्ञात करना है, तो आपका दो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आपको इस स्थिति में राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जो यौगिक का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों वो 49 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 4 है तो उसका अणुभार बताइए, तो इस फार्मूले में आप यूज़ करेंगे। उस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो आप यहाँ से अगर किसी क्वेश्चन में आपको वाष्प घनत्व दिया हो तो आप अणुभार निकाल सकते हैं, और अगर आपको अणुभार दिया हो किसी क्वेश्चन में तो आप वाष्प घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में करता है, और पंकज यानी कोई पवन है, कोई व्यक्ति एक्स जो किसी कार्य को 30 घंटे में कर रहा है, और पंकज के साथ वही जब पवन पंकज के साथ मिलकर कार्य करता है दोस्तों तो कितने में करता है, यानी कि पवन प्लस पंकज उसी काम को करते हैं 15 घंटे में। तो आपको बताना है कि अकेले पंकज द्वारा किया गया कार्य। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे दूसरे मेथड से तो आप सबसे पहले करेंगे पवन द्वारा किया गया कार्य 30, तो पवन के मतलब पूरा एक कार्य को करने में कितना समय लगा 30 घंटे, तो पवन द्वारा किया गया कार्य 1/30। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, जो कि जब आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे xy/y माइनस x। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हम x और y यानी कि जो मिलकर कार्य कर रहे हैं दोस्तों वो कितना है, x की वैल्यू कितनी मानी मैंने यानी कि जो आपका x है वो 30 है, और आपका जो y है दोस्तों वो मैं मान ले रहा हूँ 15। तो आपको जब रखेंगे दोस्तों x और y की वैल्यू, या क्वेश्चन में यहाँ पे इसको x कर लीजिए और इसको y कर लीजिए, क्योंकि x छोटी वैल्यू को मान लेते हैं तो और y बड़ी वाली वैल्यू को मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, वरना निगेटिव साइन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पाएंगे x 15 इंटू वाई 30/30 माइनस 15। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 15। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 15 रख देंगे, y की जगह 30 रख देंगे। नीचे फिर क्वेश्चन 30 माइनस 15, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 30 आवर। तो दो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों 30 घंटे, यानी कि पंकज उस कार्य को करने के लिए कितने घंटे लेगा, अकेले करने के लिए 30 घंटे में पंकज उस कार्य को कर पाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, यानी कि समांतर माध्य का क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई वैल्यू है 4, 9, 11 x दिया हुआ है और साथ में 14। तो इसका समांतर माध्य दोस्तों जो है वो 10 दिया हुआ है। यानी कि आपको बताना है x का मान, x बार बराबर होता है दोस्तों, फार्मूला आपको पता होगा सिग्मा fx इंटू n। तो यहाँ पे जो आपका x बार है दोस्तों वो 10 है, तो आपको बताना है कि जो वैल्यू है इसकी कितनी है। तो आपको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले सभी पदों का योग, यानी कि कितने पद हैं उनको योग कर लेंगे। 4 + 9 + 11 + x + 14 पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं 1 2 3 4 5 पद हैं, तो नीचे 5 हो जाएगा। और जो आपका समांतर माध्य कितना दोस्तों 10 है। जो आप इसको जोड़ करके सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x + 38 आ जाएगा और 10 × 5 = 50। यानी कि जो आपको वैल्यू आएगी दोस्तों वो x = कितनी आएगी 12। इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है
आपका 12, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपके पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं जो देखने में तो इजी हैं, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूलास पता होगा तो इन क्वेश्चन को आप चुटकी बताते हुए कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूलास नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपको बताना है कि माध्यिका बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में सेट करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 18। पहले इसे लिख लेंगे 18, उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू, तो इससे बड़ी वैल्यू आपको 19 है, इससे बड़ी वैल्यू आपको 20 है, इससे बड़ी वैल्यू आपको 21 है। इस तरह सॉल्व करेंगे 21। उसके बाद क्या है, 21 से छोटा क्या, 21 से बड़ा क्या है दोस्तों, 24 है, और 24 से बड़ा 26, 28 है, हाँ 28 हो गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो लास्ट में जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे वो 42 है, और कितनी है 44 है। तो इनको जब सेट करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या, पहले हम क्वेश्चन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो आपके पद हैं दोस्तों इसमें 15 पद हैं। और ये 15 जो है दोस्तों आपको पता ही होगा ऑड होता है, तो इसमें हम n+1/2 का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे n कितना है, 15 है, और इसमें n/2। तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 16/2, तो आपका क्या आ जाएगा 8, यानी कि n बराबर 8। अब आप यहाँ से काउंट कर लेंगे दोस्तों कि आपका कौन सा पद होगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 28 से अभी एक वैल्यू और लगेगी आपको। 28 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, जो आपकी 28 से बड़ी वैल्यू 31 है। तो इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप n+1/2 के फार्मूले का यूज़ कर लेंगे दोस्तों तो आपका पता चल जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर क्या है वो 31 है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यानी कि 1x + 3x + 5x इक्वल टू दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। इनको ऐड करके सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 9x = 180 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, x बराबर 180/9 हो जाएगा दोस्तों। आप वैसे तो देखेंगे अगर हम इसको कट कर दें तो 220 डिग्री आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्लास में हमने पढ़ा है कि जो 180 डिग्री होता है दोस्तों वो आपके पाई के इक्वल होता है। इसको आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो आपको 180 डिग्री होता है वो पाई के इक्वल होता है। यानी कि हम 180 की जगह डिग्री की जगह यहाँ पे पाई रख देंगे तो x = आपका हो जाएगा, जो x = आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा π/9। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे सबसे बड़ा कोण बताना है आपको। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आप x = यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल 5 ही है, तो आप क्या करेंगे 5 × π/9। तो आपको जो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5π/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें छोटी सी ट्रिक लगी हुई है, मतलब कि आपको पहले क्या करना, जो रेशियो में दिए हुए हैं उनमें x का मल्टीप्लाई करके इनको 180 के डिग्री के इक्वल करना, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका प्रश्न है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाते हैं। यानी कि जो आपके तीनों शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, ये वाले और ये सम्मुख भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि इनकी सम्मुख भुजाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को दोस्तों हम कहते हैं लंब केंद्र। आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की
और अगला प्रश्न है हमारे, यदि एक समबाहुभुज का अंतः कोण बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा आप मान लेंगे जो सबसे छोटा कोण है वो x है, प्लस अब फिर क्या है बहिष्कोण यानी कि x प्लस 144 डिग्री कर लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे कितने के, 180 डिग्री के। आपको पता ही जैसे ऊपर आपने बताया, अभी ऊपर इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो अब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, 2x इक्वल टू 36 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, आपको प्राप्त होगा x बराबर 18 डिग्री। और दोस्तों इसमें एक फार्मूला यूज़ करता है बहुभुज की भुजाएं का जो फार्मूला होता है वो 360 डिग्री अपॉन बहिष्कोण। तो आपको दोस्तों बहिष्कोण आपका कितना है दोस्तों, x बराबर 18 आ गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो जब आप इसको यहाँ पे x की जो आपका बहिष्कोण निकला है वो 18 डिग्री निकला हुआ है। जब आपको सॉल्व करेंगे दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो 20 है n बराबर 20 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब स्लाइड में क्वेश्चन आगे ख़त्म हो गए हैं, तो अब इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। एग्ज़ाम सेंटर में जाते समय आप बिल्कुल निश्चिंत आराम से रहिएगा और एग्ज़ाम टेंशन बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा। होपफुली ये जो जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।